जय हिंद। क्लास 10th साइंस में जो बायोलॉजी है, यानी कि बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर जैव प्रक्रम फर्स्ट है, जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण यानी कि न्यूट्रिशन में आज हम आप जो है अमीबा में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा का एकदम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और हमारे प्यारे बच्चों, यह वीडियो का पार्ट 3 होगा, यानी कि भाग 3 होगा। इसके पहले जो है पहले का भाग 1 और भाग 2 का जो है लिंक हम आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वह जो है जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण का भाग 1 और भाग 2 अच्छे से देख लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं अमीबा में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो हमारे प्यारे बच्चों, अमीबा के बारे में आप जो है क्लास 9th में भी पढ़े हैं क्या, कि अमीबा जो है एक कोशिकीय बहुकेंद्रकी जीव होता है। एक कोश की बहुकेंद्र की सर्वाहारी जीव होता है अथवा सर्वाहारी जलीय जीव होता है। अब भाई हम एक कोश की कहे तो एक कोशिका से बना है, बहुकेंद्र की कहे तो वह जो है क्या है, उसके शरीर में मतलब कहने का मतलब है कि उसके कोशिका में बहुत से केंद्रक है और सर्वाहारी जलीय जंतु होता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। और देखेंगे यह अमीबा जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है क्या करता है, अपने शरीर के आकार को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। यानी कि अमीबा का कोई निश्चित आकृति एवं आकार नहीं होता है। चलिए देखिए, जैसे यह अमीबा है, भाई अमीबा को हम पहले ही बताए कि इसका कोई निश्चित आकृति एवं आकार नहीं मिलता है। यह एक कोश की होता है और बहुकेंद्रकी होता है। बहुकेंद्रक को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से अमीबा होता है। एकदम अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। क्या हम बताएं कि अमीबा एक कोश की बहुकेंद्र की, ये सब इसके केंद्रक हैं, ये सब इसके क्या है, केंद्रक हैं। बहुकेंद्र की सर्वाहारी जलीय जंतु होता है। यह अपने शरीर के आकार को अपनी इच्छा अनुसार जो है क्या करता है, बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। चलिए, अगर इतनी बात स्पष्ट हो गई, अब समझेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखिए, अमीबा जो है एक कोशिकीय बहुकेंद्र की सूक्ष्म जलीय जंतु है और जल में रहने के साथ साथ यह जल की धारा में या जो है जल में जल की धारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है गमन करती है, जाती है, चलती है। अब इसमें चलने के लिए कोई जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है, कोई गमन तंत्र नहीं पाया जाता है। देखेंगे तो बहुत जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा में गमन तंत्र, बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि अमीबा में गमन तंत्र है, तो उसमें एक ऑप्शन देता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ऑप्शन दे देता है ऐसे, स्यूडोपोडिया देता, इंग्लिश में लिख के देगा अथवा इसी चीज को हिंदी में लिख देता है। इसका मतलब होता है कूटपाद। कूटपाद यानी कि असत्य पैर, यानी कि फाल्स फूट करके देता है, फाल्स फूट करके देता है। अब देखेंगे भैया, इसको कूटपाद क्यों कहा जाता है, असत्य पैर क्यों कहा जाता है, स्यूडोपोडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमीबा के जो है पूरे संपूर्ण शरीर के चारों तरफ बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब है काल्पनिक, जिसकी कल्पना किया जा सके, बहुत सूक्ष्म रोम के आकार जैसी संरचना पाई जाती है। रोम के आकार की संरचना इसके संपूर्ण शरीर के चारों तरफ पाई जाती है। इसी को जो है स्यूडोपोडिया कहा जाता है।
भाई काल्पनिक है, तो काल्पनिक है यानी कि माना गया है, इसलिए जो है कहते हैं कि इसमें गमन तंत्र नहीं है। तो सिंपल, चलिए अपने एकदम टॉपिक पर चलें कि अमीबा एक कोश की बहुकेंद्र की सूक्ष्म जलीय जंतु है। यह अमीबा अपने इच्छा के अनुसार अपने शरीर के आकार को बदलती है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह क्या है कि अमीबा की समस्त जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए इसमें पोषण की क्रिया के लिए कोई पोषण तंत्र, श्वसन की क्रिया के लिए कोई श्वसन तंत्र, गमन की क्रिया के लिए कोई गमन तंत्र, जनन की क्रिया के लिए कोई जनन तंत्र, उत्सर्जन की क्रिया के लिए कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। यानी कि अमीबा में अगर पोषण की बात करें तो अमीबा में जो है पोषण की क्रिया को करने के लिए अमीबा में कोई पोषण तंत्र नहीं पाया जाता है, कोई मुख नहीं पाया जाता है, कोई आहार नाल नहीं पाया जाता है। उत्सर्जन की क्रिया के लिए कोई गुदी तंत्र अथवा उत्सर्जी तंत्र नहीं होता है, और ना ही श्वसन की क्रिया के लिए सांस लेने के लिए कोई श्वसन तंत्र पाया जाता है, और ना ही जनन की क्रिया के लिए यानी कि अपने समान नए अमीबा की उत्पत्ति के लिए कोई जनन तंत्र पाया जाता है। यानी कि अमीबा में सारी जैविक क्रिया होती है, पोषण भी होता है, अमीबा में श्वसन भी होता है, अमीबा में गमन भी होता है, अमीबा में जनन भी होता है, अमीबा में उत्सर्जन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अंगों का अभाव रहता है। पोषण होता है, पोषण तंत्र नहीं पाया जाता, श्वसन होता है, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, गमन होता है, गमन तंत्र नहीं पाया जाता, जनन होता है, जनन तंत्र नहीं पाया जाता, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। इतनी बात समझ में आया? अब भाई प्रश्न बनता है कि सर ये जो है पोषण भी करती है और इसमें मुंह भी नहीं है, मुख भी नहीं है, श्वसन भी करती है, श्वसन तंत्र भी नहीं है, तो हम पूरा समझाने वाले हैं आपको, पूरा एकदम अच्छे से डिटेल से बताने वाले हैं। तो पहले तो इतनी बात जो है समझ में आई। चलिए अब देखेंगे भैया अमीबा में पोषण होता कैसे है। देखेंगे हम यहां पर पोषण से लेकर के उत्सर्जन तक की समस्त क्रिया को समझाने वाले हैं। देखेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, गमन कैसे होता है, जनन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, पूरा समझेंगे। चलिए देखेंगे अमीबा एक कोश की बहुकेंद्र की सूक्ष्म जलीय जीव होती है। जल में रहते हुए अमीबा, बिल्कुल आपको ऐसे जो है लिखना है, ऐसे आपको समझना है। जल में रहते हुए अमीबा क्या करती है, अपने शरीर के चारों तरफ पाई जाने वाली रोम के आकार के काल्पनिक जो है स्यूडोपोडिया जैसे गमन तंत्र के द्वारा जल के धारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है, गति करती है। अर्थात अमीबा में गमन तंत्र की अनुपस्थिति होते हुए भी अमीबा जो है काल्पनिक पैर की सहायता से, काल्पनिक गमन तंत्र की सहायता से जल की धारा के साथ, भाई जल जो है जिस जली जो है जलाशय में अमीबा पाई जाएगी उस जलाशय में जल की धारा के साथ गमन करती है, जल के विपरीत धारा में गमन नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार अमीबा में गमन तंत्र नहीं होते हुए भी अमीबा क्या करती है, गमन करती है। जल की धारा जैसे बहती है, जल की धारा के साथ जो है गति करती है। अब आगे देखेंगे तो इस प्रकार अमीबा में गमन हो जाता है। अब कह रहा है कि जल में गमन करते हुए, गति करते हुए अमीबा के शरीर में अथवा अमीबा के शरीर के चारों तरफ जब कोई अति सूक्ष्म जलीय जीव जल में गति करते हुए अमीबा अथवा जल की धारा के साथ, जल की धारा की दिशा में गति करते हुए अमीबा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है और इसके शरीर के चारों तरफ अथवा इसके शरीर से कोई अति सूक्ष्म जलीय जीव इसके शरीर से जब टकराता है, चलिए मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, कोई जो है बैक्टीरिया है,
इस अमीबा के शरीर से मान लीजिए यहां पर टकराया, कह रहा है कि जल में गति करते हुए अमीबा के शरीर से जब कोई जलीय जीव अमीबा के शरीर से टकराता है, संपर्क में आता है, तो अमीबा अपने इच्छा अनुसार, अभी हम बताए कि अमीबा जो अपने इच्छा अनुसार क्या करती है, अपने शरीर के आकार को चेंज कर लेती है। जब सूक्ष्म जीव जो है अमीबा के शरीर से टकराता है, अमीबा के शरीर के संपर्क में आता है, तो अमीबा अपने शरीर के आकार को चेंज करती है, बदलती जाती है। यानी कि जब कोई जलीय सूक्ष्म जीव अमीबा के शरीर से टकराता है, तो अमीबा अपने शरीर को जो है क्या करती है, अंदर की ओर धसाती जाती है, अंदर की ओर जो है धसाती जाती है। जैसे जैसे अमीबा अपने शरीर के आकार को बदलती है, अंदर की तरफ धसाती है, वैसे वैसे सूक्ष्म जलीय जीव अमीबा के शरीर के अंदर जो है प्रवेश करते जाते हैं। जैसे जैसे अमीबा अपने शरीर के आकार को अंदर की तरफ धसाती है और सूक्ष्म जीव जो है इसके शरीर के अंदर प्रवेश करते जाते हैं, वैसे वैसे दूसरी तरफ अमीबा अपने शरीर के आकार को दूसरी तरफ से बंद करती जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म जलीय जीव अमीबा के शरीर के अंदर जो है क्या होता है, बंद हो जाता है। और इस प्रकार अमीबा में जो है पोषण हो जाता है, न्यूट्रिशन हो जाता है। अब आगे चलेंगे तो इस प्रकार पोषण तंत्र की अनुपस्थिति होते हुए भी अमीबा में पोषण हो जाता है। अब और आगे चलेंगे तो कह रहा है कि सूक्ष्म जलीय जीव के साथ, भाई सूक्ष्म जलीय जीव के साथ जैसे जैसे अमीबा अपने शरीर के आकार को अंदर की तरफ धसाई, उस सूक्ष्म जलीय जीव के साथ जो है जल भी शरीर के अंदर जो है क्या करती है, प्रवेश कर जाती है, प्रविष्ट कर जाती है। कह रहा है यही जल में जो है मुख्य रूप से ऑक्सीजन घुलित मात्रा में पाई जाती है और घुलित ऑक्सीजन के द्वारा जो है अमीबा में श्वसन हो जाता है। देखेंगे भैया क्या है, हम आपको बताएं कि अमीबा अपने शरीर के आकार को चेंज कर लेती है, तो अपने इच्छा अनुसार चेंज करती है। जब अमीबा जल में क्या करती है, स्वतंत्र रूप से तैर रही होती है, गति कर रही होती है जल की धारा के साथ, और कोई सूक्ष्म जीव मान लीजिए बैक्टीरिया इसके शरीर से टकराया, संपर्क में आया, तो अमीबा अपने शरीर के आकार को अंदर की तरफ, देख रहे हैं ना, ऐसे अंदर की तरफ धसाता जाता है और सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश करता जाता है। और जैसे जैसे शरीर को अंदर की तरफ धसाता है, सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश करता है, वैसे वैसे दूसरी तरफ से अमीबा अपने शरीर के आकार को बंद भी करता जाता है। अब सूक्ष्म जीव भाई पानी में है, जल में है, तो जब सूक्ष्म जीव अंदर जाएगा तो जल भी तो अंदर जाएगा, जल के साथ सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर बंद हो जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण तंत्र ना रहते हुए भी अमीबा में क्या होता है, पोषण हो जाता है, न्यूट्रिशन हो जाता है। लेकिन जो जल इसके अंदर शरीर के अंदर गया है, इस जल में जो है ऑक्सीजन घुलित रूप में पाया जाता है, O2 जो है घुलित रूप में पाया जाता है, और इसी ऑक्सीजन से अमीबा में जो है क्या होता है, रिस्पायरेशन हो जाता है, श्वसन की क्रिया हो जाती है, रिस्पायरेशन हो जाता है, ठीक, श्वसन की क्रिया भी हो जाती है। अर्थात श्वसन तंत्र ना होते हुए भी, श्वसन तंत्र की अनुपस्थिति में भी अमीबा में श्वसन हो जाता है। तो गमन तंत्र की अनुपस्थिति होते हुए भी गमन हो गया स्यूडोपोडिया के द्वारा, स्वतंत्र रूप से जल की धारा के दिशा के साथ, और पोषण तंत्र की अनुपस्थिति होते हुए भी अमीबा में पोषण हो जाता है, और इसी तरह से श्वसन तंत्र की अनुपस्थिति होते हुए भी अमीबा में श्वसन हो जाता है। अब बात आया भैया कि अमीबा के शरीर से कोई एक सूक्ष्म जीव तो टकराया नहीं होगा, बहुत से जलीय सूक्ष्म जीव जो है क्या करते हैं, टकराए होंगे, बहुत से जलीय सूक्ष्म जीव जो है अमीबा के शरीर के संपर्क में आए होंगे। यानी कि अमीबा जो है पोषण की क्रिया में बहुत से जलीय सूक्ष्म जीव को अपने अंदर ले लेती है, यानी कि पोषण हो जाता है। और पोषण होने के साथ साथ अब क्या होता है कि यह जलीय सूक्ष्म जीव जो अमीबा के शरीर में आए, इनका जो है डाइजेशन होता है और अमीबा को जो है ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन अब
जो है पाचन की क्रिया के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बचे, जो अपचयित पदार्थ बचते हैं, उसको जो है शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई उत्सर्जी तंत्र अमीबा में नहीं पाया जाता है। भाई सूक्ष्म जीव इसके शरीर में आए, इसका पोषण हुआ, पाचन हुआ, तो इसको ऊर्जा मिली अमीबा को। अब भाई पाचन की क्रिया तो हो गई, तो जो पचित पदार्थ थे वो तो पच करके अमीबा को ऊर्जा दिए, जो अपचयित पदार्थ थे, जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, जो अपशिष्ट पदार्थ थे, उनको शरीर से बाहर निकालने की भी तो जरूरत होती है। तो होता क्या है कि अमीबा में जो है शरीर से बाहर निकालने के लिए अथवा उत्सर्जन की क्रिया के लिए कोई विशेष उत्सर्जी तंत्र नहीं पाए जाते हैं। कह रहा है कि क्या होता है कि पोषण की क्रिया में आए हुए समस्त जलीय सूक्ष्म जीव के पाचन की क्रिया के फलस्वरूप अमीबा को ऊर्जा मिलती है, और जो अपचयित जो विषाक्त पदार्थ होते हैं ये अमीबा के शरीर में जो है क्या होते हैं, भरते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है कि अमीबा जो है क्या करती है, उस अपशिष्ट पदार्थ की वजह से ब्लास्ट हो जाती है, दब जाती है। जब अमीबा जो है ब्लास्ट होती है तो जो है क्या होता है, ब्लास्ट होने के साथ जो इसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जल में चले जाते हैं। इस प्रकार उत्सर्जी तंत्र न होते हुए भी, उत्सर्जी तंत्र की अनुपस्थिति होते हुए भी अमीबा में उत्सर्जन की क्रिया हो जाती है। इतनी बात समझ में आया? लिखेंगे कैसे? अमीबा में उत्सर्जन की बात आई तो कह रहा है कि पोषण की क्रिया में ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थों का उपापचय के द्वारा क्या होता है, अमीबा में पाचन की क्रिया के फलस्वरूप अमीबा को ऊर्जा मिलती है, और इस ऊर्जा के साथ साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अमीबा में, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग अथवा तंत्र नहीं पाया जाता है। परंतु जब जो है यही अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा शरीर में हो जाते हैं तो अमीबा जो है क्या करती है, ब्लास्ट कर जाती है, दब जाती है, और उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार उत्सर्जी तंत्र की अनुपस्थिति होते हुए भी अमीबा में उत्सर्जन हो जाता है। तो क्या मिल गया? गमन मिल गया, पोषण मिल गया, श्वसन मिल गया और उत्सर्जन मिल गया। अब बात आती है अमीबा में जनन की। तो कह रहा है कि अमीबा में जनन की क्रिया को संपन्न कराने के लिए भी कोई जनन तंत्र नहीं पाया जाता है। कह रहा है तो या क्या मिला कि कोई जनन तंत्र नहीं पाया जाता है, परंतु अमीबा जो है अपने समान नए अमीबा की उत्पत्ति करती है। कैसे? तो समझेंगे इसको। कह रहा है कि उत्सर्जन की क्रिया में जब जो है उत्सर्जी पदार्थ जो है क्या करते हैं, अमीबा के ब्लास्ट होने से जो है शरीर से बाहर निकालते हैं, तो ब्लास्ट हुई वह अमीबा जिसमें केंद्रक पाया जाता है। देखेंगे भैया, जैसे अमीबा क्या की, एक कोश की बहुकेंद्र की होती है, हम आपको पहले बताए। तो भाई बहुकेंद्र की है तो उत्सर्जी पदार्थ जो क्या करेगा, ज्यादा हो जाएगा अमीबा में, तो अमीबा जो है ब्लास्ट कर जाती है, दब जाती है, फट जाती है और उत्सर्जी पदार्थ बाहर आ जाता है। लेकिन देखेंगे कि दगा हुआ अमीबा का दगा हुआ वह भाग अथवा अमीबा का ब्लास्ट हुआ वह भाग जिसमें केंद्रक रहता है। जैसे मान लीजिए अमीबा ब्लास्ट हुई, मान लीजिए यह केंद्रक है, इतना ब्लास्ट हो गई, ऐसे ब्लास्ट हो गई, केंद्रक सहित वाला भाग ब्लास्ट होकर के अलग हो गया, जल में चला गया। ये सब केंद्रक सहित वाले भाग हैं। जैसे ब्लास्ट होकर के जो है क्या हुआ, जल में चला गया, दब गया। तो अमीबा का वह भाग, अमीबा का ब्लास्ट हुआ, दगा हुआ, कटा हुआ वह भाग जिसमें केंद्रक उपस्थित रहता है, केंद्रक पाया जाता है, यही केंद्रक सहित वाला अमीबा का कटा हुआ भाग जल में 1 सप्ताह के लगभग जो है क्या करता है, विकसित होकर के एक कंप्लीट अमीबा बना लेता है, एक कई अमीबा बन जाते हैं। इस प्रकार से एक अमीबा से कई अमीबा की उत्पत्ति हो जाना ही अमीबा में जनन कहलाता है।
फिर से समझ लेंगे। उत्सर्जन की क्रिया में ब्लास्ट हुई अमीबा का वह केंद्रक सहित भाग अथवा ब्लास्ट हुई अमीबा का केंद्रक सहित भाग जल में 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण जो है अमीबा बन जाता है। इस प्रकार एक अमीबा का कई केंद्रक सहित वाला कटा हुआ भाग जलाशय में 1 सप्ताह के अंदर कई जो है पूर्ण अमीबा बना लेता है। इस प्रकार एक अमीबा से कई नई संतत अमीबा की उत्पत्ति हो जाती है, कई नई संतत अमीबा बन जाती है, जिसे अमीबा में जनन कहा जाता है। तो क्या मिला? आपकी हेडिंग थी अमीबा में पोषण। तो हम आपको बताए भैया कि अमीबा में पोषण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग अथवा तंत्र नहीं पाए जाते हैं, ना ही श्वसन की क्रिया के लिए, ना ही गमन की क्रिया के लिए, ना ही पाचन की क्रिया के लिए, ना ही जनन की क्रिया के लिए, ना ही उत्सर्जन की क्रिया के लिए। परंतु अमीबा जो है क्या करती है? एक कोश की बहुकेंद्र की तथा अति सूक्ष्म जलीय सर्वाहारी जंतु होते हुए भी समस्त जैविक क्रिया को संपन्न कराती है। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण, श्वसन, क्या जनन, गमन और क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया हो जाती है। तो बात समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वीडियो को जो है पॉज करके जो है एक एक स्टेप लिखते जाएंगे। जैसे हम जो है अमीबा में पोषण समझा दिए, तो अमीबा में आप पोषण हेडिंग बना करके लिख सकते हैं, केवल पोषण तक लिखेंगे। अमीबा में श्वसन की बात आई तो जैसे अभी हम आपको समझाए, वीडियो को पॉज करके आप अमीबा में श्वसन लिख लेंगे, अमीबा में गमन लिख लेंगे। तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि अमीबा के गमन तंत्र को क्या कहा जाता है? तो अमीबा का जो गमन तंत्र होता है उसको सीरोपोडिया कहा जाता है। भैया गमन तंत्र अमीबा में होता नहीं है, लेकिन भाई क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने कुछ काल्पनिक रोम युक्त संरचना अमीबा के बॉडी के चारों तरफ पाए हैं। तो काल्पनिक है भाई, जो चीज काल्पनिक है उसको क्या बोलेंगे? नहीं पाया जाता है, इसलिए कहते हैं कि अमीबा में पोषण क्या मिला? गमन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इतनी बात हो गई। तो इसको अच्छे से कॉपी और जो है पेन लेकर के बैठ जाइएगा, वीडियो को पॉज करके पूरा एक एक जो है डिफिनेशन आप लिख लेंगे। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। चलिए इसी चैप्टर का अगला प्रश्न, आपका एक प्रश्न छूटा है, क्या मिला था? स्वपोषण और परपोषण में अंतर। एक आपका जो है वीडियो का जो पार्ट 2 है उसमें आपका एक हेडिंग छूटा, स्वपोषण तथा विषम पोषण या परपोषण में अंतर क्या है। चलिए अंतर को देख लेते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर समझ लेते हैं। तो यह समझ में आया? किसी को कोई डाउट? चलिए उसको समझते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर। चलिए भाई, अब स्वपोषण व विषम पोषण यानी कि परपोषण में अंतर को समझ लेते हैं। तो स्वपोषण और विषम पोषण, विषम पोषण को परपोषण भी कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। अभी हम आपको बताए हैं वीडियो के पार्ट 2 में स्वपोषण क्या है, विषम पोषण क्या है, यानी कि पोषण के पूरा प्रकार हम आपको समझाए हैं कि पोषण क्या है, पोषण का प्रकार कितने तरह से होता है। तो उसमें आप स्वपोषण और विषम पोषण यानी कि परपोषण को देखें। तो स्वपोषण में आपको क्या मिला कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, ऐसे जीवधारी स्वपोषी जीवधारी कहलाते हैं। और जीवों में होने वाला इस प्रकार का पोषण स्वपोषण कहलाता है। इतना चीज समझे आप। और परपोषण में आप क्या समझे थे कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते,
अर्थात अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, यानी कि अन्य जीवों के द्वारा जो है अन्य जीवों से अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवधारी परपोषी विषमपोषी जीवधारी कहलाते हैं और ऐसे जीवों में होने वाला पोषण विषम पोषण यानी कि परपोषण कहलाता है। अब एक अंतर तो आपको यह मिल गया। अब और आगे देखेंगे और अंतर को देखेंगे तो जो स्वपोषण की क्रिया होती है यह हरे पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में, कुछ जीवाणुओं में देखेंगे जैसे नीली हरी शैवाल जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं अथवा नीली हरी जीवाणु कहते हैं, और प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्ट यानी कि जो है जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, प्रोटिस्ट जगत के जीव होते हैं। तो भाई प्रोटिस्टा जगत के जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब आते हैं। तो ऐसे जीवों में जो है स्वपोषण की क्रिया होती है, ऐसे जंतुओं में स्वपोषण की क्रिया होती है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। अब परपोषण की बात करें तो परपोषण में जो है क्या होता है, परपोषी जो जीव होते हैं जैसे कवक हो गए और जंतु हो जाते हैं। तो जंतु में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली जितने जंतु होते हैं सब जो है परपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। और कवक में अनेकों प्रकार के कवक होते हैं। भाई कवक जो है मृतोपजीवी होता है, यानी कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है। तो भाई सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन बना रहा है तो यानी कि दूसरे पर निर्भर है ना, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर है, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहा है। तो कवक और जो है जंतु जो है विषम पोषण के मुख्य उदाहरण होते हैं, मेन एग्जाम्पल होते हैं। इतनी बात हो गया, पहला अंतर हो गया। दूसरा देखेंगे तो क्या मिलता है कि सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु हरित लवक की आवश्यकता होती है। भाई जितने स्वपोषी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव में जैसे अगर हरे पेड़ पौधों की बात किया जाए तो हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ को अपने जड़ के द्वारा अवशोषित करके जाइलम नलिका की सहायता से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और उधर वायुमंडल की CO2 भी पत्ती तक आई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती तक आई होती है। अब होता क्या है कि पौधे की पत्तियों में जो है पड़हरिम होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है, पड़हरिम होता है। और उसी पड़हरिम यानी कि हरित लवक की वजह से सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तब जाकर के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को यानी कि सौर ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए पत्तियों में हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति होना जरूरी होता है। भाई देखिए क्लोरोफिल की उपस्थिति पत्तियों में रहती है, इसलिए पत्तियों में कहा जाता है पड़हरिम पाया गया। तो पड़हरिम यानी कि पत्ती का हरा होना। तो पत्ती किसकी वजह से हरी है? हरित लवक की वजह से। ठीक, तो उसमें हरित लवक जो उपस्थित है पत्तियों में, उसी की वजह से सूर्य का प्रकाश जो है अवशोषित होता है, तब जाकर के वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में आई होती है और जो जल जो है पत्ती तक पहुंचा होता है, आपस में क्रिया करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि भोजन बनता है। तो कहने का मतलब है कि स्वपोषण की क्रिया करने वाले जितने भी जीव होते हैं, इनमें जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अपने भोजन को बनाने के लिए जो है इनको सूर्य की ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा की जरूरत होती है, और उस सौर ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए हरित लवक की आवश्यकता होती है। जबकि जो विषम पोषी जीव होते हैं यानी कि इसमें जो विषम पोषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, इनमें जो है हरित लवक नहीं पाया जाता है और ना ही इनको सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, यानी कि सौर ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन बना ही नहीं पाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये दूसरे के द्वारा जो है दूसरे से अपना भोजन बनाते हैं। स्पष्ट हुआ? चलिए भैया आगे देखेंगे। जो तीसरा अंतर मिलता है तो भोजन का पाचन इसमें नहीं होता है।
भाई स्वपोषी जीव है, तो स्वपोषी जीवों में जो है क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये जो है क्या करते हैं, इनमें भोजन जो होता है सरल से जटिल रूप में बनता है। वायुमंडल से CO2 लिए, मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ जड़ के द्वारा अवशोषित करके जाइलम नलिका की सहायता से पत्ती तक पहुंचाए। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में था, जल मृदा में था, ये दोनों इकट्ठा हुआ, सूर्य का प्रकाश मिला, यानी कि सरल से जटिल रूप में बनाते हैं। तो इनमें भोजन का जो रूपांतरण होता है वह सरल से जटिल रूप में होता है। लेकिन जो विषम पोषी जीव होते हैं इनमें भोजन का रूपांतरण जो है जटिल से सरल होता है। जैसे क्या हुआ, हम आप चावल खाए तो चावल में कार्बोहाइड्रेट्स है, वह कार्बोहाइड्रेट्स हमारे आमाशय, हमारे छोटी आंत में जाकर के जब चावल जो है क्या करता है, जटिल से सरल होता है, टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर में, यानी कि विषम पोषियों में भोजन जो है जटिल से सरल रूप में बनता है। तो जो चीज जटिल से सरल होगी उसको कहते हैं पाचन होना। तो विषम पोषियों में पाचन होता है और स्वपोषियों में पाचन नहीं होता है। समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। आगे देखेंगे, भोजन स्वनिर्मित CO2 व जल की उपस्थिति में होता है। भाई जो स्वपोषी जीवधारी होते हैं, अभी हम आपको बताए, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में। कंफर्म हो गया? बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो विषम पोषी जीव होते हैं भाई, इनमें क्या होता है, ये अपना भोजन जो होता है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, कोई जान पाया कि नहीं जान पाया, इस रूप में किससे लेते हैं, स्वपोषियों से अपना भोजन लेते हैं। भाई हम आप किस पर डिपेंड हैं, गेहूं चावल पर, अनाज पर निर्भर है ना। तो हमको भोजन कौन दे रहा है, अनाज दे रहा है। यानी कि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, उस अनाज से, गेहूं चावल से ले रहे हैं। तो चाहे डायरेक्ट रूप में लेते हो, चाहे जाने रूप में लेते हो, चाहे अनजाने रूप में लेते हैं, यानी कि अपना भोजन हम स्वपोषियों से बनाते हैं। और देखेंगे, कहने मतलब अपना भोजन हम स्वयं नहीं बना पाते, स्वपोषियों से अपना भोजन ले लेते हैं। चलिए भैया, और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो स्वपोषण की क्रिया पादपों में, यानी कि हरे पेड़ पौधों में, नीली हरी शैवाल जिसे आप साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, नीली हरी जीवाणु कहते हैं, तो इनमें जो है स्वपोषण की क्रिया देखने को मिलती है। और परपोषण की बात करेंगे तो परपोषण जो है मानव सहित सभी जंतुओं में होता है। मानव सहित जितने जंतु पाए जाते हैं सब में परपोषण की क्रिया होती है। सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो बिल्कुल इजी है ना भैया, अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख डालेंगे, अच्छे से समझ डालेंगे। चलिए अगला वीडियो का पार्ट 4 हम आप कल देखेंगे, कल समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।